हाँ, तो अपन फिर से शुरू करते हैं। तो बेसिक डेफिनेशंस अपन ने सारी देख ली थी। अब अपन जो 10वीं की परीक्षाएं हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। थोड़ा डिटेल में आगे और 10वीं की परीक्षाएं देखेंगे, लेकिन जो मेन परीक्षाएं हैं उनकी यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है। सबसे पहले मृतलोह। मृतलोह क्या होता है कि जब आप कोई भी भस्म बनाते हो, चाहे आपने अभ्रक की बनाए, चाहे स्वर्ण भस्म बनाई, ठीक है, चाहे नागवंग इनकी भस्म बनाई, तो उसमें क्या होता है, अपन एक परीक्षा करते हैं जिसमें अपन उस भस्म को लेते हैं। ठीक है। आप किसी पात्र में या मान लो कटोरी में वो भस्म रखी है, फिर आप क्या करते हैं, अपनी जो इंडेक्स फिंगर है और अंगूठा है उससे अपन उस कटोरी में डालते हैं और भस्म को उन दोनों के बीच लेते हैं और ज़ोर से अपन दोनों को दबाते हैं। ठीक है, अंगूठा और अंगुली को, और फिर उसके बाद छोड़ देते हैं और फिर हाथ उनको आपस में, जो अंगूठा अंगुली है उसको आपस में मसल देते हैं और अपन हाथ साफ़ करने की कोशिश करते हैं अपना, है ना। अब वो हाथ अपन ने साफ़ तो कर लिया, पोंछ लिया, उसके बाद भी अगर सूक्ष्म जो है भस्म का वो रेखाओं में रह जाए, रेखा मतलब जो अपने फिंगरप्रिंट है उनके अंदर रह जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रकार की भस्म को मृतलोह भस्म कहते हैं। और जो भस्म मृतलोह होती है वो श्रेष्ठ मान जाती है। क्यों? क्योंकि अगर है ना भस्म फाइन नहीं होगी ना, तो वो स्रोतों में जाके रुक जाएगी और वहाँ पे मतलब अनेक टॉक्सिक इफ़ेक्ट शो कर सकती है। इसलिए किसी भस्म का मृत लोह होना ज़रूरी है। एक चीज़ और मतलब ले सकते हैं मृत लोह से, कि जो मेटल है अपनी प्रॉपर्टी छोड़ चुकी है, जो टॉक्सिक प्रॉपर्टी है मेटल अगर छोड़ देती है अपनी, तो उसको भी अपन क्या बोलते हैं, फिर मृत लोह बोलते हैं। दोनों बात समझ में आ गई। ये पहली परीक्षा आपने समझ ली। ठीक है। अब दूसरी परीक्षा क्या होती है, अपुनर्भव। नाम से पता लग रहा है पुनः उत्पत्ति न होना। ठीक है, अपुनर्भव कहलाता है। तो अपुनर्भव की क्या परिभाषा है, किसी धातु भस्म को मित्र पंचक, हम मित्र पंचक अपन द्रव्य वर्ग में पढ़ेंगे, तो मित्र पंचक के साथ मिलाकर दमन करने पर भस्म में कोई परिवर्तन ना हो तो उसको अपुनर्भव भस्म कहते हैं। यानी मित्र पंचक गण के साथ भस्म को गर्म करने पर यदि भस्म में उपस्थित धातुओं की जो प्रकृति है वो पुनः उत्पन्न न हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, अपुनर्भव कहते हैं। अब अपन कैसे पता लगाएंगे कि अपन ने जो भस्म बनाई उसमें धातु की पुनः प्रकृति उत्पन्न हो रही है या नहीं? तो उसका पता उनकी जो धातु की जो बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है ना, उनके बारे में जानकर अपन लगा सकते हैं। जैसे कि जो अपनी भस्म है उसका वेट अगर बढ़ जाए एकदम से, ठीक है, मात्रा तो वही थी पर वेट कैसे बढ़ गया अचानक से, तो वो धातु ने अपनी पुनः प्रकृति स्थापित कर ली है, वो टॉक्सिक प्रकृति उसने दोबारा गेन कर ली है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है। तो अपुनर्भव मतलब अगर वो अपनी जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको वापस न ले ले तो उसको अपुनर्भव कहते हैं। ठीक है, अपुनर्भव आपको समझ में आ गया। अब आगे आता है निरुत्थ। निरुत्थ क्या है, किसी भी लोह आदि धातु भस्म को चांदी के टुकड़े के साथ मिलाकर मूषा में रखकर दमन करने से उस भस्म का थोड़ा भाग यदि चांदी के साथ नहीं चिपकता है तो उस भस्म को निरुत्थ भस्म कहते हैं। निरुत्थ भस्म मतलब अपन ऐसे समझ सकते हैं कि एक चांदी का टुकड़ा लिया अपन ने, ठीक है, उसके अंदर भस्म, उसके साथ भस्म ले ली थोड़ी सी और उसको तीव्र रूप से या तेज अग्नि पे दमन किया। अब दमन करने पर अगर मेटेलिक प्रॉपर्टी उस भस्म में होगी थोड़ी सी भी, तो वो चांदी के साथ रिएक्शन करेगा। चांदी के साथ रिएक्शन करेगा तो मतलब वो भस्म चांदी के उस टुकड़े पे चिपकेगी, है ना। तो अगर वो चिपक रही है मतलब उसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी अभी भी शेष है, यानी जो उसकी टॉक्सिक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर के मल हैं वो अभी भी शेष हैं। तो अगर शेष हैं तो उसमें पुनः भस्मीकरण प्रक्रिया अपन दोहराएंगे, यानी पुनः उसकी मारण प्रक्रिया अपन वापस से करेंगे। तो ये निरुत्त प्रक्रिया होगी। ठीक है, निरुत्त मतलब वहाँ पर जो है अपने भस्म जो भी है वो अपने वापस धातु रूप में नहीं आ रही है। निरुत्त एक तरह से ऐसा हो गया। समझ रहे हो आप? कोई भी डाउट हो एक बार आप पढ़ना, नहीं समझ में आया तो मैं वापस बताऊंगा और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ये बस टेक्निकल टर्म्स है, आपको इसमें ये पता होना चाहिए किसके साथ अपन ने जो भस्म को गर्म किया और उसकी रिएक्शन क्या रही। ठीक है, बस आपको ये दो ही चीज़ें याद करनी होती है इसमें। फिर अगली हो गई रेखा पूर्णता। जो अपने मृतलोह किया था उसी को अपन रेखा पूर्णता भी बोल सकते हैं। मृतलोह में क्या किया था अपन ने, उसको पोंछा था भस्म को, उसके बाद भी रेखाओं में रह गई थी, है ना। तो पोंछने से पहले जब अपन उसको भस्म को उठाते हैं अपनी अंगुली अंगूठे से और वो भस्म मतलब इसमें रह जाती है अंगूठे और अंगुली की रेखाओं में, तो उसी को रेखा पूर्णता कहते हैं।
तो तर्जनी और एक सेकंड तर्जनी और अंगुष्ठ के बीच में भस्म को रगड़ने पर रेखाओं में अगर वो प्रवेश कर जाए, यानी जो फिंगरप्रिंट्स अपने होते हैं उनमें वो प्रवेश कर जाए, तो उस मृत लोहे को रेखापूर्ण भस्म कहते हैं। फिर एक परीक्षा आती है वारीतर। वारी मतलब जल का पर्याय, वाटर का पर्याय। तो पानी पर अगर भस्म तैरे तो उसको वारीतर बोलते हैं। तो यदि किसी धातु भस्म को तर्जनी अंगुष्ठ से दबाकर निस्तरंग, निस्तरंग मतलब जिसमें कोई वेव्स नहीं हो, जिसमें एकदम स्थिर हो जो पानी, तो निस्तरंग जल में डालने पर वो अगर तैरती है तो उसको वारीतर भस्म कहते हैं। इस प्रकार जो अपना परिभाषा प्रकरण है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप आज एक बार रीडिंग मारना। वैसे तो मैं अभी एक बार आपसे वापस पूछूंगा, आप है ना इसको वापस पढ़ना। कल जैसे ही अपन क्लास शुरू करेंगे तो मैं थोड़ा सा इनके बारे में वापस आपसे पूछूंगा कि हाँ निरुक्त परीक्षा बताओ, या फिर आप शोधन किसे कहते हैं। तो अगर आप उसका आंसर देंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, आपको चीज़ें याद होंगी। नहीं भी देंगे, कोई भी आप में से एक जना भी देता है आंसर, तो आपको वो चीज़ दिमाग में आएगी कि हाँ ऐसे होता है। ठीक है, इसको ये कहते हैं। तो एक बार पढ़िएगा आज, आप याद होंगी आपको चीज़ें। रेगुलर पढ़ोगे, साथ के साथ पढ़ोगे क्लास के, तो ज़रूर याद होंगी। इतनी कोई टफ चीज़ें नहीं है, बहुत आसान है रसशास्त्र समझना। ठीक है, मुश्किल उनके लिए है जो रेगुलर नहीं पढ़ते हैं। क्यों, रटने की चीज़ आपको रेगुलर पढ़नी ही पड़ेगी, नहीं तो एक बार याद कर लोगे फिर 5 दिन बाद आप भूल जाओगे। तो रेगुलरिटी तो आपको मस्ट है इस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, अपन आगे आते हैं अब द्रव्य वर्ग पे। ठीक है, सलेबस में द्रव्य वर्ग के कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं? अम्ल वर्ग, पंचमृत्तिका, पंचगव्य, पंचामृत, क्षाराष्टक, द्रावक गण, मित्र पंचक, रक्त वर्ग और लवण वर्ग, ये आपके सलेबस में है। बाकी आप डीजी फर्स्ट में जो चैप्टर रहता है एक मिश्रक गण का, वो आप पढ़ लेंगे ना तो आपके और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी बहुत सारी चीज़ें। त्रिकटु, त्रिजात, चतुर्जात, वो कास्ट औषधियों से रिलेटेड हैं, इसलिए उनको वहाँ पर वैषज्य वो डीजी में वर्णन किया गया है उनका। ठीक है, तो यहाँ पर अपन पढ़ते हैं सबसे पहले अम्ल वर्ग के बारे में। तो अम्ल वर्ग का जो है आपके अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या है, आप अगर ये वाला याद करना चाहें जो इस पीडीएफ में, तो वो याद कर लेना। नहीं तो रसायणव 7 द्रव्यों को अम्ल द्रव्य के अंतर्गत रखते हैं। अम्ल वेतस, जंबीर, लुंग आम्ल, चणकाम्लकम, नारंगम, तिंतिड़िकश्च, चांगेर्य अम्ल गणोत्तमा, ये रसायणों का मानना है। यानी अम्लवेतस जंबीर नींबू, बिजोरा नींबू, चणकाम्ल यानी चने के क्षार का पानी, नारंगी यानी संतरा, तिंतड़ी इमली और चांगेरी, इन 7 जो औषध द्रव्य हैं उनको रसायनों में अम्ल द्रव्य के अंतर्गत माना है। रस रत्न समुच्चय की अगर अपन बात करें तो वहाँ पे क्या क्या बताया गया है? जंबीरी नींबू, कागजी नींबू यानी नॉर्मल जो सामान्य नींबू होता है वो, अम्लवेतस, इमली, नारंगी, अनार, वृक्षाम्ल, बिजोरा नींबू, चांगेरी, चणकाम्ल, खट्टा बेर, करौंदा, चूका, ठीक है, या चुक्रिका, इन सबको जो है अम्ल वर्ग के अंतर्गत माना गया है। ठीक है, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? जो भावना प्रक्रिया अपन ने की है या मर्दन करते हैं अपन, ठीक है, कोई औषधि तैयार करने के लिए, कोई योग तैयार करने के लिए, तो उसमें इन अम्ल वर्ग का अपन उपयोग करते हैं। ठीक है, कुछ आचार्य अम्ल पंचक मानते हैं, उसमें 5 कौन कौन सा आ गए? अम्ल वेतस, जंबीरी नींबू, मातुलुंग नींबू, नारंगी और जो सामान्य नींबू है कागजी नींबू है वो। तो ये 5 क्या हो गए? अम्ल पंचक हो गए। ठीक है, फिर आते हैं अपन पंचमृत्तिका पे। तो पंचमृत्तिका क्या है? इष्टिका, गैरिका, लोणम, भस्म, वल्मिक मृत्तिका, रस प्रयोग कुशलई, कीर्तिता, पंचमृत्तिका। यानी इसमें 5 कौन कौन सी होंगी मिट्टियाँ? इष्टिका यानी ईंट का चूर्ण, ठीक है, और फिर आगे गैरिक, गैरिक चूर्ण या गेरू। जो आपको गैरिक आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई फंक्शन वगैरह होता है ना, तो लेडीज़ें पैर में लगाती हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं? महावर। अगर किसी को याद हो तो लगाती है ना, रेड कलर की एक महावर टाइप, किसी को पता है आप में से? हम सर उसको हम आलता बोलते हैं, शायद आलता बोलते हैं, वो वाला चीज है क्या? जो पैरों में नीचे जो पैरों के तलवा होता है ना, उसमें एक रेड कलर की लगाते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में तो लगाते होंगे यार, वो तो यस, दुर्गा पूजा आलता वगैरह के बोलते टाइम। हैं सर उसको, हाँ, तो आलता। वो हो सकता है आपके एरिया में कुछ अलग बोलते हो। हमारे यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं? महावर बोलते हैं। तो वो असल में क्या होती है? गैरिक होती है ना। गैरिक में पानी वगैरह मिला के उसको ऐसे लिक्विड लेप वो बना के, और फिर उसको अपन किसी भी फंक्शन वगैरह में वो जो लेडीज़ लोग हैं वो लगाती है नीचे पैरों में, है ना।
तो वही है महावर या गैरिक। ठीक है। फिर अगला सेंधव लवण, लोणम से सेंधव लवण, लवण में श्रेष्ठ कौन सा? सेंधव लवण। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सेंधव लवण आया। फिर भस्म, भस्म क्या है असल में कि जो गोबर के कंडे होते हैं, छापे होते हैं, उनकी राख, जैसे कंडे अपन जलाते हैं ना, तो उसके बाद जो उसका पार्ट बचता है, उसकी राख बचती है, तो उसको पंचमृत्तिका के अंतर्गत लिया गया है। फिर एक आती है वल्मिक मृत्तिका। वल्मिक मृत्तिका से आप दीमक की मिट्टी ले सकते हैं। ठीक है। और जो कुम्हार के घड़े घड़े होते हैं ना, घड़े, वो जो टूट जाते हैं उसके बाद जो उनकी मिट्टी होती है, तो उसको भी कई लोग वल्मिक मृत्तिका बोलते हैं। तो ये क्या हो गए? पंचमृत्तिका होगी। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? स्वर्ण के शोधन में करते हैं। ठीक है। तो अम्ल वर्ग हो गया, पंचमृत्तिका हो गया। पंचगव्य, ये तो आपने बहुत सुना होगा। गाय के 5 प्रोडक्ट इसमें यूज़ लेते हैं। कौन कौन से? दूध, दही, घी, मूत्र और गोमय। गोमय क्या होता है कि गाय का गोबर जो होता है जब ताज़ा होता है, तो उसको गोबर को इकट्ठा करते हैं, फिर एक कपड़े में डालते हैं और उसको फिर निचोड़ते हैं। निचोड़ने पर जो रस प्राप्त होता है उसको गोमय बोलते हैं। ठीक है। तो ये पंचगव्य का श्लोक क्या है? गव्यम क्षीरम दधि घृतम, मतलब क्षीर, दधि, घृत 3 आ गए इसमें। गोमूत्रम गोमयम तथा एकत्र योजितम तुल्यम पंचगव्यम इह उच्यते। यहाँ पे इन पांचों की मात्रा क्या है? एक एक भाग, यानी समान मात्रा में इन पांचों को लेना है, तो वो पंचगव्य कहलाता है। फिर आता है अगला पंचामृत। ये तो आप सब जानते हैं, जिन्होंने भी घर पे पूजा वगैरह की है कभी भी, तो वो बोलते हैं ना पंचामृत का प्रसाद दो। जैसे कि गोवर्धन जी के इनके टाइम पे होता है, पंचामृत का भोग लगाते हैं, फिर पंचामृत ही देते हैं। ठीक है। तो पंचामृत में क्या क्या आते हैं? गव्यम क्षीरम दधि घृतम माक्षिकम च अथ शर्करा पंचामृत समाख्यातम रस कर्म प्रसादकम। यहाँ पे पंचामृत में क्या क्या आ जाता है? दूध, दही, घी तो है ही गाय के। इसके अलावा माक्षिकम, माक्षिक किसका पर्याय है? मधु का या शहद का, माक्षिकम। और फिर शर्करा, जो नॉर्मल शुगर होती है वो। ठीक है। शर्करा से कई लोग मिश्री लेते हैं, कई लोग नॉर्मल शुगर लेते हैं, तो वो बात है यहाँ पे। ठीक है। तो शर्करा, इन पांचों को जो समान मात्रा में एकत्र लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पंचामृत बोलते हैं। फिर आता है शाराष्टक। शाराष्टक का क्या है? सुधा पलाश शिखर चिंचार्क तिल नालजा स्वर्जिक याव शुकश्च शाराष्टकम उदहृत। यानी सुधा, सुधा किसका पर्याय है? स्नूही का, डंडा थुअर का। तो थुहर शार मतलब सुधाक्षार। फिर उसके बाद क्या आता है? पलाश या किंशुक शार। ये अदर नेम मैंने आपको जो ये दूसरी पीडीएफ भेज रखी ना डेमो क्लास वाली, उसमें लिख रखे हैं, बाकी बुक में भी आपको मिल जाएंगे। तो आप वो अदर नेम भी साथ साथ लिख लेना ताकि आपको पता लगे। आपको मान लो वहाँ पे किंशुक शार आ गया एग्जाम में एकदम से, तो आपको समझ नहीं आया किंशुक शार किस में आएगा, अष्टक में आएगा कि शार्दवय में आएगा, तो वो चीज़ है। तो इसलिए आपको ये अदर नेम भी पता होने चाहिए। तो थुअर क्षार किसके लिए आया? सुधा या स्नूहिक क्षार के लिए। फिर पलाश या किंचुक क्षार। फिर शिखरी, शिखर किसका पर्याय है? अपामार्क का, तो अपामार्क क्षार। फिर चिंचा क्षार या इमली का क्षार हो गया। फिर अर्क क्षार हो गया, तिलनाल क्षार हो गया, और लास्ट में 2 क्या बचे? शार्दवय, सज्जिक क्षार और यवक क्षार। तो इस प्रकार से जो है अपने शाराष्टक हो गए। ठीक है। फिर आता है द्रावक गण। द्रावक गण और मित्र पंचक, ये 2 रसशास्त्र में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है पर इनकी कुछ ज़्यादा ही स्पेशलिटी है। क्यों? क्योंकि जब अपन है ना सत्योपातन करते हैं धातुओं का, मारसों का, तो उसमें द्रावक गण का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, इसलिए द्रावक गण इंपॉर्टेंट है। और मित्र पंचक अपन ने एक परीक्षा अपन ने देखी थी, कौन सी है? पुनर्भव, जिसमें मित्र पंचक का प्रयोग किया था। तो मित्र पंचक ऐसे इंपॉर्टेंट है। तो पहले मित्र पंचक देख लेते हैं, फिर अपन द्रावक गण देखेंगे। क्यों? क्योंकि द्रावक गण में 6 कंटेंट है, मित्र पंचक में 5 है। तो द्रावक गण में जो 6 कंटेंट हैं वो मित्र पंचक प्लस क्या है? गुड़ है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। तो सबसे पहले मित्र पंचक देखते हैं। आज्यम गुंजाथ सौभाग्यम शोद्रम च पुरसंज्ञकम रतत्तु मिलितम विज्ञैर मित्र पंचकम उच्यते। आज्यम, आज्य किसका पर्याय है? गोघृत का, तो गाय का घी। गुंजा, गुंजा एक टॉक्सिक प्लांट है जिसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है। टंकण, ठीक है, सौभाग्य या टंकण, सौभाग्य टंकण का पर्याय। शोद्र, मधु, और पुरसंज्ञकम मतलब गुग्गुलू। ये 5 मिलके समान मात्रा में अगर इनको लेते हैं तो क्या कहलाते हैं? मित्र पंचक कहलाते हैं। तो विविध प्रकार के लोह को पिघलाने के लिए मित्र पंचक का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अपन पढ़ ही चुके पुनर्भव भस्म परीक्षा के लिए मित्र पंचक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर आता है द्रावक गण।
द्रावकगण क्या है? मित्र, पंचक प्लस गुड़, अगर शॉर्ट में आपको याद रखना है तो। वैसे इसका क्या श्लोक है? गुंजा मधु गुड़ः सर्पी सौभाग्यम गुग्गुलस तथा पूर्वाचार्य कीर्तितो अयम धातुनाम द्रावको गण है। इसमें क्या क्या आ जाता है कंटेंट? गुंजा, ठीक है, मधु या शहद, गुड़, घृत, टंकण और गुग्गुलू, इन छहों से मिलके क्या बनता है? द्रावकगण। नाम से पता लगा है, द्रव प्लस अक, यानी जो लिक्विफाई करते हैं द्रव्यों को, पिघलाने वाले या गलाने वाले होते हैं, उनको द्रावकगण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ द्रावकगण हो गए। फिर लवण पंचक। लवण पंचक क्या है? आपको चरक संहिता इस साल आपके सिलेबस में है, तो चरक सूत्र 1 में श्लोक आता है, सोवर्चलम सेंधवम च विडमोद्भिदमेव च सामुद्रेण सह एतानि पंचस्योर लवणानि च। तो कौन कौन से लवण? सोवर्चल लवण, ठीक है, सोवर्चल लवण, सेंधव लवण, फिर उसके बाद विड लवण, सामुद्र लवण और औद्भिद लवण, ये 5 प्रकार के लवण होते हैं। रस तरंगिणी ने औद्भिद की जगह क्या नाम दिया है? रोमक लवण। तो यहाँ पे इस PDF में जो अपन ने लिख रखा है वो रस तरंगिणी के अकॉर्डिंग लिख रखा है, ठीक है। वैसे आपको मैंने बता ही दिया कि चरक के अकॉर्डिंग सोवर्चल, सेंधव, विड, औद्भिद और सामुद्र लवण है, और रस तरंगिणी ने औद्भिद की जगह रोमक लवण माना है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर आता है रक्त वर्ग। रक्त वर्ग में क्या आ जाता है? मंजिष्ठा कुमकुमम लाक्षा। मंजिष्ठा, कुमकुम किसको बोलते हैं? केसर को। कुमकुमम लाक्षा, दाड़िमम रक्त चंदनम, बंदुकम करवीरम च रक्त वर्गो ही अयम भवेद। रस रत्न समुच्चय में बताया गया है ये। तो मंजिष्ठा लाल से रंग की होती है, मंजिष्ठा चूर्ण किसी ने भी अगर प्रयोग किया हो तो आपको पता होगा, रेडिश कलर की होती है। केसर, केसर के दाने आपने देखे होंगे, पुंग केसर, केसर के दाने वो कैसे होते हैं? रेड कलर के ही होते हैं। लाक्षा, लाख, लाख लाल होती है। दाड़िम पुष्प, जो अनार के जो पुष्प होते हैं वो भी रेडिश कलर के होते हैं, ठीक है, तो दाड़िम पुष्प। रक्त चंदन, ठीक है, रक्त चंदन ऐसे लाल कलर का तो नहीं होता, लेकिन उनके जो प्रोडक्ट बनते हैं रक्त चंदन के, उनमें रेडिशनेस होती है, ठीक है। बंदूक पुष्प और रक्त करवीर, ये सभी किस में आ जाते हैं? रक्त वर्ग में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा द्रव्य वर्ग आज पूरी तरह कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने अपने सिलेबस के 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे कर लिए। जो अपना परिभाषा प्रकरण और द्रव्य वर्ग है, उससे जनरली 2-2 नंबर के या मैक्स टू मैक्स 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बड़ा क्वेश्चन आता है। लेकिन जो पहला वाला है उससे 10 या 20 नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है बड़ा, जिसमें इतिहास पूछ सकते हैं, या रसशास्त्र का क्रमिक विकास पूछ सकते हैं आपसे, रसेश्वर दर्शन पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम्स, ठीक है। बाकी आगे अपन जो भी चीज़ें पढ़ेंगे उनमें ये एज ए फंडामेंटल सिद्धांत की तरह या बेस की तरह अपन मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अपना आज पूरा हो गया है। अगला अपन यंत्रोपकरण प्रक्रिया जो भी है अपन अगली क्लास में या कल अपन शुरू करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो ग्रुप अपने 24 आवर्स कभी भी पूछ सकते हो, जैसे टाइम मिलेगा उस हिसाब से मैं आपको रिप्लाई भी कर दिया करूँगा। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसे डाउट होंगे जो मुझे लगेगा कि क्लास में बताने हैं, वो मैं क्लास में बताऊंगा। जैसे आज वाले जो डाउट थे शर्मिष्ठा के, वो मैंने सोचा क्लास में बताऊं, सबको पता लगना चाहिए, सबको समझ आना चाहिए कि क्या पूछा है और उसका क्या आंसर होना चाहिए। इसलिए कुछ चीज़ें मैं क्लास में बताऊंगा और कुछ चीज़ें आपको ग्रुप में। अब 4-5 बच्चे जुड़े तब तो क्वेश्चन आंसर करना तो मुश्किल है, लेकिन जो भी इंटरेस्टेड हो वो पर्सनली मैसेज करके या फिर कैसे भी मुझे बता सकता है। तो किसी किसी संडे अपन ऐसा करेंगे, क्वेश्चन आंसर का कर लेंगे, ठीक है, जिसमें मैं आपसे उस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ लूँगा। जो किसी के पास कोई अच्छे अच्छे आंसर होंगे तो वो आंसर कर देना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो सिलेबस तो मेरे को जल्दी से जल्दी आपको कंप्लीट कराना ही है। क्यों? क्योंकि जैसे राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, वहाँ जनवरी में एग्ज़ाम होंगे, अदर यूनिवर्सिटीज़ में वो भी उसके अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम्स होंगे जनवरी फरवरी के करीब ही। तो इसलिए सिलेबस तो जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है, ठीक है। पढ़ाऊँगा भी मैं उसी हिसाब से। हाँ, अगर थोड़ा तेज़ लगे आपको कि मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, फास्ट पढ़ा रहा हूँ, तो आप मुझे बता सकते हो, है ना, बेझिझक, कि बॉस थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो रहा है, थोड़ी सी स्पीड स्लो करो, या बॉस थोड़ा ज़्यादा स्लो हो रहा है, थोड़ा जल्दी पढ़ाओ। दोनों काम अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज अपने 3 सिलेबस के 3 पॉइंट पूरे हो चुके हैं। यंत्रोपकरण अब अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, और रेगुलर साथ क्लास के साथ पढ़ते रहो। एंड करता हूँ मैं क्लास।